असंगठित कामगार क्षेत्र के सारे कामगार हर महीने अपना अंशदान करते रहे, जिसमें प्रेस मीडिया भी आता है। ऑल प्राइवेट सेक्टर, कंप्लीट सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, ऑल कोऑपरेटिव सेक्टर, ऑल बोर्ड्स, निगम, मंडल, महामंडल, ये सभी इसमें आते हैं। ऑल PSUs, जो सरकारी उद्योग है वो भी इसमें आते हैं। तो ये सारे लोगों के जो कार्यरत कर्मचारी इनके हैं, आज की तारीख में उनकी संख्या है 19 करोड़, और जो रिटायर्ड है उनकी संख्या है 63 लाख। तो इतने लोग कंट्रीब्यूशन वर्क में होते हुए कंट्रीब्यूशन करते थे, और ये कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास EPFO में जाता है, CPFC में, जो भविष्य निधि संगठन है उसमें। तो ये सब जमा हुआ कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में उनका फंड है करीब करीब 14 लाख करोड़, और उसमें पेंशन फंड है 4 लाख करोड़ के आसपास। अब क्या होता है कि जो आदमी 35 साल कंट्रीब्यूशन करता है, उसका अगर हम नॉर्मल पोस्टल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो सरकार के पास कम से कम 20 लाख रुपए उनका जमा होता है, और 20 लाख रुपए जो सरकार के पास जमा होता है, उसके एवज में उसका ब्याज जो कम से कम 15, 16, 17 हज़ार होना चाहिए, वो तो नहीं मिलता। मिनिमम पेंशन 1,000 मिलती है, जो 17 लाख लोगों को आज भी नहीं मिलती, और 40 लाख लोगों को 1,500 के अंदर पेंशन है, और मैक्सिमम पेंशन 2500 रुपये है। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के बाद 60 साल की उम्र में जब सामाजिक सुरक्षितता चाहिए, तब अगर आप 1,000 रुपये दे के उसको घर भेजते हैं, तो उस आदमी का, उसकी औरत का, दोनों वृद्धों का जीवन यापन 1,000 रुपये में दवाई दारू के साथ नहीं हो सकता। और ये सब तब हो रहा है जब आदमी 60 साल का है। तो उसके सोशल रिपरकेशंस ये है कि वो घर में अपना स्थान खो चुका होता है, बच्चे आजकल वैसे भी पालते नहीं हैं, और घर में जो आदमी की कीमत थी, जो कर्ता पुरुष था, जिसके हाथ में पितृत्व था, आज अचानक घर में वो नाकारा हो जाता है 58-60 साल की उम्र, और समाज में भी उसकी इज्जत नहीं रहती, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो हमारी ये अपेक्षा है कि जो ज्येष्ठ नागरिक भारत का है, जिसका पैसा आपके पास है, हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हमारी कोई मांग नहीं, हमारे हक है। सरकार के पास से हम ना उनका अनुदान मांग रहे, ना कर्जा मांग रहे, ना कर्जा माफी मांग रहे। हम जो मांग रहे हैं, हमारा जमा किया हुआ पैसा, उसका कम से कम ब्याज आप दीजिए। और ये स्कीम जब 1995 में बनी थी, तो 1996 जनवरी में सरकार ने, EPFO ने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। ये एडवर्टाइजमेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज सरकारी पेंशन क्या है हम सबको मालूम है, और इन लोगों को, असंगठित कामगार क्षेत्र के लोगों को आज 200 रुपए से लेके पेंशन, जो कई चीनी मिलें बंद पड़ी है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें से जो निवृत्त हुए लोग हैं उनको 200 से 2,500 तक की पेंशन है, जो लेटेस्ट 2,500 और मिनिमम 2,200। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, UPA सरकार ने भी वो निर्णय लिया था, NDA सरकार ने घोषणा की कि हम आपको मिनिमम पेंशन 1,000 करेंगे। वो आज तक 17 लाख लोगों को नहीं मिलती। लेकिन जब मेरा किसी के पास 20 लाख रुपए जमा है, तो मैं 1,000 रुपए पेंशन कैसे लूं? मतलब ये कौन सा हिसाब है, कौन से बैंक का हिसाब है? तो ये हमारी मतलब जायज मांगे हैं, और ये सब ओल्ड पेंशनर्स है। ये मांगे मनवाने के लिए हमारे 4 मांगे हैं। 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन हमें मिले, और उस पर महंगाई भत्ता मिले, जो कि हमारा जायज हक है। हमारे ब्याज के या इंटरेस्ट के एलिमेंट से हम बाहर नहीं जा रहे, इतना ही मांग रहे, असल भी नहीं मांग रहे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि इस स्कीम के तहत वो 6,500 बेसिक पकड़ के पैसा काटते थे। तो उसमें प्रोविजन ये था कि अगर आप पूरे वेतन पे भी पैसा काटना चाहते हो तो आप काट सकते हो। तो जब लोग पूरे वेतन पे पैसा काटकर अपनी पेंशन बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी वो मान नहीं रहे, उन्होंने प्रोविजन वापस ले ली एक तरफा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब लोग गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया कि आप पूरे वेतन पे अगर पैसा काट के पेंशन चाहते हो तो इंटरेस्ट के साथ
आपका डिफरेंस भरिए और पेंशन पाइए। तो उसमें उन्होंने अड़ंगा डाला है ईपीएफओ ने, और ये कहा है कि हमारी इंटरिम एडवाइजरी कुछ उन्होंने बनाई और इससे भी लोगों को वंचित रखा है, वो इंटरिम एडवाइजरी वापस लेके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अमल हो। ये हमारी दूसरी मांग है, मिनिमम पेंशन, और जो चाहते हैं उनके लिए हायर पेंशन। तीसरी हमारी मांग है कि जो भाई लोग इस स्कीम में इंक्लूड नहीं किए गए, क्योंकि हमारी व्यवस्था तो वैसे ही खराब है, आखिरी कामगार तक को कोई स्कीम अगर है, कोई फॉर्म भरवाना तो कोई भरवाता नहीं है, तो उनको भी इसमें लिया जाए। उनसे हालांकि उनसे पैसा लिया जाए जो बनता है उनका इंटरेस्ट के साथ, और उनके एरियर्स उसमें जो अधिक या निकाल मतलब करके उसका कम करके या ज़्यादा करके एडजस्ट करके उनको बुक एडजस्टमेंट करके उनको इसमें स्कीम में लाया जाए। ये हमारी तीसरी मांग। और चौथी मांग है जो ईपीएस 95 कर्मचारी और उनके स्पाउसेस को मेडिकल सुविधाएं दी जाए। ये चार मुख्य मांगे लेकर हम आपके सामने हैं और सरकार के सामने हैं। ये मांगे ऐसा नहीं कि हम अचानक कुछ कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा आंदोलन 4 तारीख से छेड़ रहे हैं, लेकिन अचानक हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने इसके पहले हर कलेक्टर ऑफिस में, हर तहसील ऑफिस में मोर्चे निकाले, हमने भिक्षा आंदोलन किए और भिक्षा की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष को भेजी, कहीं कहीं से 200 रुपये, कहीं से 400 रुपये, जो भी भिक्षा मिली, ताकि हमारी तरफ ध्यानाकर्षण हो। जब वो भी नहीं हो पाया तो हमने 12 लाख खत लोगों ने पूरे देश से पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को भेजे, फिर भी हमारी तरफ ध्यान उनका गया नहीं। फिर उसके बाद हमने मुंडन आंदोलन करवाया, हमने मुंडन किए, मास मुंडन किए कि ईपीएफओ मर गया है, ये व्यवस्था मर गई है और अब इसका श्राद्ध हम करेंगे। हमने ईपीएफओ के नाम से मुंडन किया। हमने एक ही दिन में करीब 115 एमपीज का या सांसदों का घेराव किया कि हमारा प्रश्न क्यों नहीं रखते, आपकी पेंशन 2 मिनट में डबल होती है और 40 साल नौकरी करने के बाद, अंशदान देने के बाद हमारी पेंशन में 1 पैसे का बढ़ोतरी नहीं, हमारी मांग आप वहाँ पे लगाओ। इसलिए हमने 115 एमपीज को पूरे देश में घेराव किया। उसके परिणाम स्वरूप 7-8 एमपीज ने हमारा प्रश्न भी वहाँ पे रखा लास्ट सेशन में। फिर उसके बाद करना तो सर काफी, अब देखिए 1 साल में जहाँ 1.25 लाख लोग मर गए, आप अगर किसी चीनी बंद पड़ी हुई चीनी मिल में जाके देखिए, लोगों की हालत इतनी खराब है कि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, इतनी खराब। तो अभी अगर हम ये है कि हम मतलब अपना चलता रहे, सरकार चलती रहे, हम चलते रहे, देश भी प्रगति कर रहा है और लोग मर रहे हैं। हम वेट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे लोग मर रहे हैं, जिनके लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं वो मर रहे हैं। इस सभा में जो आदमी दिख रहा है अगली सभा में नहीं दिखता। एक्चुअली 4.5 साल 5 साल से हमारा इस प्रेजेंट